हे गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडे सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FT6 और इस टेस्ट में आपका बॉटनी का सिलेबस था पादपों में श्वसन, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड पादप वृद्धि व विकास, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीवों में जनन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, एंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी के सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रोसेस व्हिच इज ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, उसमें से ऑड आपको सिलेक्ट करना है जो उससे रिलेटेड नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, श्वसनी क्रियाधार का अपघटन होता है, बिल्कुल होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है? इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है। क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस में होता है, ना कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ये रेस्पिरेशन में नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज जो कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है? तो ये कन्वर्जन कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? हेक्सोकाइनेज, माल्टेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और इन्वर्टेज। इन्वर्टेज के थ्रू ये कन्वर्जन होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लाइकोलाइसिस। इनमें से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित नहीं है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में चलती है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, यहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है? क्या इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉमन स्टेप है पूरे रेस्पिरेशन में, ये फर्स्ट स्टेप है और ये कॉमन है। भले ही वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए बोलता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी फॉर ग्लाइकोलाइसिस। सभी सजीव ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइमी मशीनरी को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन नेचुरली फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेजेस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल कुड बी अप टू 13%। प्राकृतिक रूप से किण्वित एल्कोहली पेय में एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता 13% तक ही हो सकती है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद में जो आपका ईस्ट है वो खुद ही डेथ, उसके खुद के ही पॉइजन से जो है वो डेथ हो जाएगी उसकी। और इस वजह से जो नेचुरली अल्कोहल प्रोडक्शन होता है उसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो होगी अल्कोहल की, दैट विल ऑलवेज बी 13%। इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो उसके लिए डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया में डैश का डैश में रूपांतरण होता है। चलिए बताइए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले तो ये आपको याद आ जाना चाहिए कि हम रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक रिएक्शन आती है, दैट इज लिंक रिएक्शन। और ये लिंक रिएक्शन जो है, ये इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो आपका ग्लाइकोलाइसिस से बनकर आया है उसको हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल में एंटर कर सके। तो यही कन्वर्जन जो होता है, इसमें CO2 रिलीज होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जहां पर हम पायरुविक एसिड से क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
In mitochondrial ETS, a small protein attached to the outer surface of inner membrane and act as mobile electron carrier is. माइटोकॉन्ड्रिया की ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से संलग्न एक छोटा प्रोटीन जो गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है वह कौन सा है? तो यहाँ पर हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, दो ही ऐसे हम बोल सकते हैं कि गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं और उनमें से एक जो होता है वो है साइटोक्रोम सी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक या फिर कोई हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके से इसे घुमा के पूछा नहीं गया है, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में पूछा गया है कि भाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम एटीपी सिंथेटेज इज फाउंड। एटीपी सिंथेटेज कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सबसे पहली बात तो कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऑक्सीकारिकारी फॉस्फोरिलीकरण चल रहा है और यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज जो आपके F0 F1 पार्टिकल का एक एंजाइम होता है, हेड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम एटीपेज भी बोलते हैं इस एंजाइम को। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारी ETS कहाँ चल रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, तो ये भी वहीं होगा क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन वहीं होता है, तो इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होगा? आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है PEN। पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इसका फुल फॉर्म है। डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, नहीं प्री फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनने वाला स्ट्रक्चर है और ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है एंजियोस्पर्म्स में, डबल फर्टिलाइजेशन से। और यहाँ पर क्या होता है? दो आपके पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं एक मेल गैमेट के साथ में, तो टोटली यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो टोटल ये 3N ट्रिप्लॉइड होता है। इसकी प्लॉइड ही कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होता है। सो इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यस। अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर मियोटिक डिवीजन, नहीं माइटोटिक डिवीजन करता है ये, और वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, ये बात सही है। अगर माइटोटिक यहाँ होता तो। इज फाउंड इन एंटीपोडल सेल्स, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की ये त्रिगुणित संरचना होती है आपकी PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कहाँ बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन में, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स एक्सेप्ट। भाई इन सारे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन सब में सीड सेट श्योरली बनेगा बिना किसी परागणकारी की उपस्थिति में, मतलब अगर परागणकारी उपस्थित नहीं है तब भी सुनिश्चित रूप से बीज पैदा होते हैं, सिवाय एक के, और वो एक कौन सा है हमारा? मस्टर्ड। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे फ्लावर्स हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं जो कभी ओपन नहीं होंगे, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन, ये कभी खिलेंगे ही नहीं, और खिलेंगे नहीं तो इनमें अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा इनके ही मेल गैमेट से, या हम बोल सकते हैं इनके ही पॉलन ग्रेन्स इनके ही स्टिग्मा पर शेड ऑफ हो जाएंगे और फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर कोई पॉलिनेटर प्रेजेंट नहीं भी है तब भी इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें ज़रूर से सीड बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी ओपन ही नहीं होंगे, और ओपन नहीं होंगे तो इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी भी पॉलिनेटर को कि वो उठा के इनके पॉलन ग्रेन ले जाए और किसी और के स्टिग्मा पर शेड ऑफ करे। तो मस्टर्ड एक ऐसा प्लांट है जहां पर पॉलिनेटर के बिना पॉलिनेशन नहीं होगा, और जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा सीड नहीं बनेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? सरसों, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये अपने आप को मानता नहीं है, और ये किसकी कॉपी करता है? ये कॉपी करता है, वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन दैट कॉपी किसकी नकल उतार रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की कॉपी करता है, उसकी नकल उतारता है, पर है अलैंगिक जनन। सो इस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड फॉर्मेशन नहीं, लीड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड हाइब्रिड्स,
causes variation, बिल्कुल नहीं. Asexual reproduction which mimics का मतलब कॉपी होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन होता है जो लैंगिक जनन का अनुहारक है. बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स इज. सबसे ज्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जिस टाइप का ओव्यूल होता है, पुष्पी पादपों में उपस्थित सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन सा होता है. तो भाई एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे, और लेबलिंग में नीचे लिख रखा है. थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगा आपको, बट जो ओव्यूल आपके जो बीजांड का डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में है, उसके नीचे लेबलिंग में आप देखिएगा फिगर का जहाँ पूरा लेबलिंग है वहां पर दे रखा है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है. और ये किस टाइप का ओव्यूल होता है, जो पूरा घुमा हुआ रहता है, उल्टा, इन्वर्टेड एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे घुमा हुआ है, उल्टा है बिल्कुल. ठीक है, तो जहां सर होना चाहिए वहां पैर है, और जहां पैर होने चाहिए वहां सर है, कुछ इस टाइप का. तो इन्वर्टेड एट 180 डिग्री, और यही सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में आपको कॉमनली मिलेगा, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. अगर अभी तक आपको थ्योरी में नहीं मिला है कहीं पर भी ये नाम, और आप सोच रहे हैं कि ये एनसीईआरटी के बाहर का है, तो बिल्कुल अपने ओव्यूल के डायग्राम पे जाकर देखिए, वहां नीचे फिगर का जहां नाम दे रखा है, लेबलिंग जहां दे रखी है, वहां लिखा हुआ है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. So the correct answer for this question will be option number 2. Next है, which of the following features is or are correct for megaspore mother cell. मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और इसी से आगे चलकर क्या बनते हैं हमारे मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं. और डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस. क्यों, क्योंकि मेगास्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. तो चलिए, डिप्लॉइड सेल है, बिल्कुल सही है. अंडरगोज माइटोसिस ओनली, क्या ये सिर्फ माइटोसिस करती है, नहीं. डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस में से ही कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं, बिल्कुल सही है. प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर रीजन, यस, प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर रीजन, ये माइक्रोपाइलर रीजन में आपको मिलेगी. तो हम बोल सकते हैं कि ए, सी और डी सब सही है. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. इनकरेक्टली मैच पेयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है. असुमेलित युग्म का चयन कीजिए. कुछ एक तरफ आपके फाइटो हार्मोन्स, पादप हार्मोन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका कार्यकीय भूमिका मतलब फिजियोलॉजिकल रोल उनका दे रखा है. ऑक्सिन्स प्रिवेंट एब्सिशन, क्या ऑक्सिन्स एब्सिशन को प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल. साइटोकाइनेंस डिले सीनेसेंस, साइटोकाइनिन जो है वो बुढ़ापे को या जीर्णता को विलंबित करता है, बिल्कुल सही है. जिब्रेलिन्स इंड्यूसेस सीड डोमेंसी, जिब्रेलिन बीज प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, नहीं. ये तीनों आपके प्रमोटर हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्योरली प्रमोटर्स हैं. तो इसलिए ये सीड डोमेंसी को इंड्यूस नहीं करता है बल्कि ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है. तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है, वर्नलाइजेशन इज, वसंतीकरण क्या है. लो टेम्परेचर एक्सपोजर फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, लो टेम्परेचर एक्सपोजर फॉर फ्लावरिंग, पुष्पन के लिए पादप को कम तापमान में अनावृत किए जाने से संबंधित है. रिक्वायर्ड फॉर पेरिनियल प्लांट्स ओनली, ऐसा तो नहीं है. टू प्रमोट प्रिकॉशियस डेवलपमेंट इन प्लांट्स, नहीं. तो यहाँ पर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जब कम तापमान पे आप पादपों को रखते हैं ताकि उनमें पुष्पन हो सके, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है, डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन. डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली, विकासशील विषम पर्णता किसमें नहीं पाई जाती है. हेट्रोफाइली मतलब, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और फाइली मतलब लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू डेवलपमेंट. भाई आप जब यंग स्टेज में हैं तब उसमें अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपकी पत्ती का, और जब आप एडल्ट स्टेज में हैं तब आप में अलग पत्ती का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. इसको बोलते हैं हेट्रोफाइली. और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस की वजह से हुई है कि यंग में अलग है, एडल्ट में अलग है, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल. डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली आपको सब में देखने को मिलेगी, लार्कस्पर में, कॉटन में और कोरिएंडर में, धनिये में. पर लेकिन बटर कप में आपको जो हेट्रोफाइली देखने को मिलेगी वो एनवायरमेंटल वाली होगी, पर्यावरण वाली होगी, एनवायरमेंटल
हेट्रोफाइली। यहाँ पानी में जब पौधा होगा तो उसमें अलग टाइप की शेप होगी, और जब वो जमीन पे रहेगा, टेरेस्ट्रियल होगा, तब अलग टाइप की शेप होगी। तो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग लीव का स्ट्रक्चर है, और इसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो एक हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल जो एक हार्मोन है, फाइटो हार्मोन, वर्क सिनर्जिस्टिकली विद जिब्रेलिन्स। क्या ये सिनर्जिस्टिकली वर्क करता है? इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, नहीं ये क्लोज करता है। प्रमोट्स द सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल नहीं, डोमेंसी को प्रमोट करेगा। इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तनाव से युक्त जब एनवायरमेंट कंडीशंस आती हैं तो उसमें किसी भी पौधे को जो है सरवाइव करने में हेल्प करता है, उस टाइम पे जीवित रहने में हेल्प करता है, और इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स। कितने इनमें से लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए, जो आपके दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों के लिए सही है? लॉन्ग डार्क पीरियड्स, क्या इनको डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए? नहीं। एग्जाम्प्लीफाइड बाय रेडिश, मूली इनका एक विशिष्ट उदाहरण है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट डार्क पीरियड्स, इनको डार्क पीरियड शॉर्ट चाहिए। फ्लावरिंग अकर्स व्हेन लाइट मोर देन क्रिटिकल पीरियड इज रिसीव्ड, जब क्रांतिक अवधि से अधिक प्रकाश प्राप्त होता है तभी इनमें पुष्पन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 जो कथन है वो सही है दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज ऑक्सिन was discovered by Skoog and Miller, नहीं। काउंटरैक्ट्स एपिकल डोमिनेंस, क्या ये काउंटरैक्ट करते हैं एपिकल डोमिनेंस? ये बढ़ाते हैं एक्चुअल में, शीर्ष प्रभाविता को प्रभावहीन नहीं करता है, ये इसको बढ़ाता है। इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रिकर्सर मिथियोनिन, नहीं। इज वाइडली यूज्ड एज वीडीसाइड, यस। 2,4-D, इसको हम वाइडली यूज करते हैं खरपतवार के रूप में, इसको उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Asexual reproduction by the means of conidia occurs in, किसमें कॉनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका फंजाई पेनिसिलियम, जिसमें कॉनिडिया के थ्रू अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन ग्रासेस सिंगल लार्ज कोटाइलिडन इज कॉल्ड, घासों में पाया जाने वाला एकल बड़ा बीज पत्र क्या कहलाता है? सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, स्क्यूटेलम। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहरी निषेचन दर्शाने वाले जीवों में आर मोस्टली सीड प्लांट्स, ज्यादातर सीड प्लांट्स होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शो सिंक्रोनी इन रिलीज ऑफ गैमेट्स, यस। सिंक्रोनी मतलब होता है कि युग्मकों के मुक्त होने में समकालिकता दर्शाते हैं, सेम टाइम पे जब मेल गैमेट अपने मेल गैमेट्स रिलीज कर रहे हैं जब ऑर्गेनिजम्स, तभी उसी टाइम पे जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होंगी वो भी अपने गैमेट्स युग्मक जो है वो रिलीज करेंगी। ऐसा करने से फर्टिलाइजेशन निषेचन के जो चांसेस हैं वो जो है बढ़ जाएंगे, और इसीलिए इनमें सिंक्रोनी होती है रिलीज ऑफ गैमेटिंग। अदरवाइज क्या होगा कि दोनों अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, कोई मेल गैमेट कब रिलीज कर रहा है उसके 2-3 महीने बाद फीमेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, और इसीलिए इनमें रिलीजिंग ऑफ गैमेट्स में क्या होगा? सिंक्रोनी होगी। So the correct answer is option number 2. Next है post fertilization ovules develop into, पश्च निषेचन में बीजांड विकसित होकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं भाई? सीड्स बनते हैं, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, आपको मिसमैच पेयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। आइकॉर्निया ऑफसेट, बिल्कुल सही है। एगेव बल्बिल में होते हैं। क्राइजेंथिमम सकर। पोटैटो राइजोम, नहीं, पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर। राइजोम आपके किस में मिलेगा? प्रकंद किस में मिलेगा? जिंजर में मिलेगा। अदरक मतलब हल्दी में मिलेगा, टर्मेरिक। तो ये क्या है? मिसमैच पेयर है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइसोगैमेट्स आर फाउंड इन, आइसोगैमेट्स आपको किसमें मिलेंगे? आइसोगैमेट्स आपको मिलेंगे, आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है? समयुग्मक जो सिमिलर हैं,
जो सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली, और वो आपको किस में मिलेंगे, स्पायरोगायरा, जो कि क्या है, एक क्लोरोफाइशी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ, जल हाइसिंथ, ये क्या है, इज एन इन्वेजिव एक्वेटिक वीड, एक आक्रमणकारी जलीय खरपतवार है, बिल्कुल सही बात है। और जब ये किसी भी एक्वेटिक बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वहां का पूरा सरफेस कवर कर लेता है, पूरी ऑक्सीजन यूज कर लेता है, जिसकी वजह से बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लग जाती है, और इसीलिए इसे क्या बोला गया है, एक आक्रमणकारी जलीय खरपतवार बोला गया है, या इन्वेजिव एक्वेटिक वीड बोला गया है। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है पॉलीप्लॉइड सेल्स आर सीन इन डैश लेयर ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल की कौन सी वाली लेयर में आपको पॉलीप्लॉइडी मिलेगी। भाई जो एंथर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, टैपेटम जिसे हम बोलते हैं, उसमें वो सिनोसाइटिक होती है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, और वहीं पर आपको पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलेगी। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टैपेटम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के बारे में गलत कथन का चयन करना है, पराग कणों के बारे में। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज, नहीं। अधिकांश आवृत बीजियों में परागगण 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं क्या, नहीं, 2 वाले में, 2 सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स में आपके 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स शेड ऑफ हो जाते हैं, ना कि 3 सेल स्टेज में। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ओवरी हैव मेनी ओव्यूल्स इन, किसकी ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल होगा, व्हीट के में, राइस के में, मैंगो के में, नहीं, ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स की ओवरी जो होती है उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल आपको मिलेंगे। किसके अंडाशय में कई बीजांड होते हैं, गेहूं, चावल और आम में सिर्फ एक एक ही होंगे, लेकिन ऑर्किड में एक से ज्यादा होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू फॉर सिनर्जिड्स, सहाय कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कौन से लक्षण सत्य हैं। डिप्लॉइड सेल्स होती हैं क्या, ये नहीं होती हैं। सेल्स ऑफ एग अपैरेटस, एग अपैरेटस की सेल्स होती हैं। अंड उपकरण की कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल, एक अंडा होता है और उसके आसपास 2 सिनर्जिड्स होते हैं। प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये मेल गैमेट्स के लिए है, ना कि फीमेल के लिए। कंटेन्स फिलीफॉर्म अपैरेटस, इनमें फिलीफॉर्म या तंतु रूपी उपकरण युक्त होती हैं, बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन से हो गए, बी और डी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज, जल परागित पादप कौन सा है। अगर हम वाटर लिली और हाइसिंथ की बात करें तो ये दोनों जलीय पादप तो हैं, पर लेकिन इनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है, वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है इनमें, या तो विंड के थ्रू होता है या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। सिर्फ हाइड्रिलाई एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट है यहाँ पर चारों में से जिसमें क्या होता है, पानी के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यक्का जो है वो आपका नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन प्लांट्स लाइक पपाया एंड डेट पाम द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन विच कुड बी प्रिवेंटेड इज और आर, पपीता व खजूर जैसे पादपों में परागण का या के प्रकार जिसे जिन्हें रोका जा सकता है वह कौन से हैं। ओनली ऑटोगैमी, नहीं, ये कैसे प्लांट है, पहली बात तो डायोशियस है, और डायोशियस मतलब एक पौधे में, एक पादप में सिर्फ एक ही टाइप के फूल होंगे, या तो मेल वाले होंगे सारे, पूरा पादप सारा का सारा जो है वो नर वाला होगा, या पूरा मादा वाला होगा, मादा वाले फूलों का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पादप में दोनों टाइप के फूल प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ ऑटोगैमी तो रोकी जा ही सकती है, जीनोगैमी तो होगी ही होगी। बोथ ऑटोगैमी एंड जीएटनोगैमी दोनों यहाँ पर रोकी जा सकती है। क्यों, क्योंकि भाई एक पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर्स हैं, या तो मेल हैं सारे फ्लावर्स, तो सेम प्लांट वाले को हम जीएटनोगैमी बोलते हैं, और सेम फ्लावर में जब हो रहा है तो उसे हम ऑटोगैमी बोल रहे हैं। तो दोनों को ही यहाँ पर रोका जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फॉर ऑल ऑफ द गिवन फैमिलीज
pollen grains maintain viability for many months except, किसके अतिरिक्त शेष सभी कुलों के परागकण कई महीनों तक जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं, सिवाय पोएसी, जिसमें आपका वीट आ जाता है। तो वीट, राइस जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट्स के लिए ही सिर्फ वाइबल रहते हैं, सिर्फ 30 मिनट तक ही वो जिंदा रहते हैं और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है, जीवन क्षमता बनाए रखते हैं, उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। बाकी सब में आप महीनों तक जो है इनके पॉलन ग्रेन जिंदा रह सकते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए बोल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। द्विनिषेचन आवृत बीजियों का एक विशिष्ट लक्षण है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है स्टेटमेंट, पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड अमोनिया फॉर मेनी इयर्स। लिक्विड अमोनिया की जगह अगर नाइट्रोजन हो जाता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। तो यहाँ पर परागकणों को तरल अमोनिया में कई वर्षों तक संग्रहित रखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, या रखा जाता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बी इज इनकरेक्ट, केवल बी जो है वो गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स ऑफ। किसके परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष दीर्घस्थायी बना रहता है। एंडोस्पर्म किसके मैच्योर सीड्स में मिलता है आपको, कोकोनट। वाटर वाला अलग होता है, जो कोकोनट नारियल का जो पानी होता है उसमें जो एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो इसका सफेद वाला पार्ट है, वाइट सॉलिड पार्ट है जो आप खाते हैं, उसमें वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है डिवाइस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन इज। पुष्पीय पादपों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई युक्ति है, कौन सी युक्ति है भाई। अकरेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन जरूर से होगा। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, यस। स्व अनिश्चयता जो होती है उससे हम रोक सकते हैं कि भाई स्वपरागण ना हो किसी भी पुष्पीय पादप में। तो उसको रोकने के लिए जो तकनीक या फिर जो एक युक्ति विकसित की गई है दैट इज स्व अनिश्चयता। तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर मानेंगे किसको, ऑप्शन नंबर 2 को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोकार्पिक। निम्नलिखित में से कौन सा पादप सकृत फली है, सिर्फ एक ही बार जिसमें फूल आएंगे, मोनोकार्पिक, सिर्फ एक ही बार फूल आएंगे, और वो है हमारा स्ट्रोबाइलिंथस कुंथियाना, जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज और आर एसोसिएटेड विद विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। निम्नलिखित में से कितने लक्षण वायु परागित पादपों से संबंधित हैं। फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम में संवेष्टित पुष्प होते हैं, बिल्कुल सही है। लार्ज और फेदरी स्टिग्मा, बड़ा व पिच युक्त वर्तिकाग्र होता है। प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, मकरंद व सुगंध का उत्पादन क्यों करना है, ये तो इंसेक्ट्स वालों में होता है या एनिमल्स में होता है। अगर हम बात करें तो ये जो आपका सुगंध वाला जो पार्ट होगा ये किस में मिलेगा आपको, ये मिलेगा एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, जहां पर हम इंसेक्ट्स या किसी भी जानवर या किसी भी हम बोल सकते हैं जीव का यूज कर रहे हैं हम लोग पॉलिनेशन के लिए, तब यहाँ पर फूल जो है वो नेक्टर और फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेगा, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होंगे ताकि वो चिपके ना और फूल पे ही ना चिपके रह जाए। तो यस, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें अनिषेक जनित फल निर्मित होते हैं, बिना निषेचन के ही फल निर्मित हो गया है, तो उसमें सीड नहीं होगा। और इन चारों में से सीड्स किसमें नहीं होगा वो देख लीजिए, बनाना में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कण की कायिक कोशिका फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, नहीं उल्टा होता है, जनरेटिव सेल फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। हैज लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, यस, इसका जो न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव सेल का वो कैसा होगा, केंद्रक कैसा होगा, बड़े अनियमित आकृति का होगा। हैज लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, द मेगास्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म्स लैक, आवृत बीजियों की गुरु बीजाणुधानी में किसका अभाव होता है। द मेगास्पोरेंजियम, फीमेल की बात करना है, ध्यान देना। और वो क्या होता है मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल। क्या नहीं होगा, न्यूसिलस नहीं होगा, होगा एम्ब्रियोसेक तो बिल्कुल होगा, इंटैग्यूमेंट्स कवरिंग होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेल का है, ये मेल गैमेट का है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ना कि फीमेल गैमेट का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 4। हम यहाँ फीमेल की, मैंने पहले ही फीमेल लिख दिया और ये मेल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आरक्यू वैल्यू। सबसे पहले तो सबकी आरक्यू वैल्यू लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जिसकी होगी। मैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और इनकी 4 होती है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज वगैरह की कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है इसकी कितनी होगी, 0.9, और ट्राइपाइमेटिन की कितनी होगी, 0.7। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, BADC, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL that is glyceraldehyde 3-phosphate, how many ATP molecules are formed without ETS during aerobic respiration। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वायवीय श्वसन के दौरान ETS के बिना, मतलब NADH FADH कहीं यूज नहीं करना है, 3PGL के एक अणु से, 3PGL का सिर्फ एक अणु से कितने ATP अणु निर्मित होंगे। तो भाई 2 PGL, एक तो DHAP होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, और आपका ये 2 बनते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, आइसोमर्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है, एक दूसरे के। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंगे, अगर हम एक ही को आगे चलाते हैं तो सिर्फ 2 ATP हमें कहाँ से मिलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस से मिल जाएंगे। हम DHAP की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 2 होते आपके, दोनों होते तो 4 ATP मिलते आपको ग्लाइकोलाइसिस से, पर अभी सिर्फ एक ही PGL लिया है तो हम 2 ATP, और एक ATP, एक GTP बनता है आपके क्रैब साइकिल में, वो ATP के इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो एक ATP या एक GTP जो भी आप बोले वो मिलेगा आपको क्रैब साइकिल से। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3, बिना ETS की बात कर रहे हैं, बिना ETS के, इसलिए NADH और FADH2 वालों को काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने मिले, 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होगी रूट और शूट एपेक्स की, उनमें नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल क्यों होगी भाई, सब में होगी सेल्यूलोज तो। लार्ज न्यूक्लियस बिल्कुल होगा। लैक प्रोटोप्लाज्म, क्यों, प्रोटोप्लाज्म वो डेड नहीं है, वो लाइव है। लैक प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन सेल्स, नहीं प्लाज्मोडेस्मेटा भी होगा, तो इनका न्यूक्लियस काफी लार्ज होगा क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि इनके केंद्रक काफी बड़े होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज नॉट फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन। एक तो होता है ये कोई सेल है, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है और फिर इसमें हुआ डिफरेंशिएशन, तो इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी चली गई, लूज डिवाइडिंग कैपेसिटी, और फिर इसमें हुआ डी डिफरेंशिएशन और फिर वापस डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई, रीगेन, अब ये फिर से डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कौन सा वाला टिश्यू इनमें से, इन चारों में से जो है वो कौन सा उत्तक है जो निर्विभेदन द्वारा निर्मित नहीं होता है, डी डिफरेंशिएशन, मतलब शुरू से जो है वो मतलब अनडिफरेंशिएटेड ही है, वो डी डिफरेंशिएशन से नहीं बना है, शुरू से वो मेरिस्टेमेटिक ही था, दैट वाज इंट्राफेसिकुलर।
जो आपके एक वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये फ्लोएम होता है ऊपर की तरफ और ये होता है जाइलम, और इनके बीच में जो कैम्बियम होता है स्टेम में, वो शुरू से ही रहता है, वो शुरू से रहता है, और इसी कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ जाइगोट इन अर्ली स्टेज। जाइगोट जो किसका प्रोडक्ट होता है, फ्यूजन का, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट। डिप्लॉयड होगा स्ट्रक्चर में। एरिथमेटिक ग्रोथ होती है, नहीं। शोज ग्रोथ रेट वेयर एवरी सेल डिवाइड्स, उस वृद्धि दर दर्शाती है जिससे प्रत्येक कोशिका विभाजन करती है। यस, एक ऐसी ग्रोथ होगी जहां पर हर सेल डिवाइड करेगी। ये आपका जाइगोट है, ये डिवाइड करेगा, नई सेल बनाएगा, फिर ये दोनों ही आगे डिवाइड करेंगी इस तरीके से। तो एक ऐसी ग्रोथ रेट शो करता है या ग्रोथ शो करता है जहां पर हर सेल डिवाइड करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स फ्रूट्स एक्सेप्ट, सिवाय एक के बाकी सब जो है किस तरीके के फल हैं, आभासी फल हैं, जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बने हैं। तो वो कौन सा फल है जो फॉल्स फ्रूट नहीं है? मैंगो। मैंगो एक फॉल्स फ्रूट नहीं है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब फॉल्स फ्रूट्स के एग्जांपल्स है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द सेल्स प्रेजेंट एट द चैलेजल एंड ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक, परिपक्व भ्रूण कोश के निभागीय सिरे पर उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? बना लेते हैं। और ये आपका एक, तो ये हो गई आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स। कैसी सेल्स हो गई? एंटीपोडल। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? चैलेजल एंड पे प्रेजेंट होती हैं। तो निभागीय सिरे पर उपस्थित कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एंटीपोडल्स, जिन्हें हम प्रतिव्यासांत बोलते हैं कोशिकाएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है अ थिक वॉल ऑफ द फ्रूट दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन इज कॉल्ड, फल की एक मोटी भित्ति जो सुरक्षा का कार्य करती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पेरिकार्प। और कभी कभी किसी किसी फल में ये क्या होती है? डिफरेंशिएटेड भी होती है 3 लेयर्स में। तो करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर नेचुरली इन प्लांट्स एक्सेप्ट, इन चारों हार्मोन्स में से सिवाय एक के बाकी सब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं पादपों में। ये सब क्या है? पादप के हार्मोन्स हैं, सब प्राकृतिक रूप से मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे, सिवाय एक के। और वो सिवाय जो हम लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं? काइनेटिन के लिए। एक साइटोकाइनिन है लेकिन ये नेचुरली नहीं मिलता है, ये आर्टिफिशियल है। जीएटिन भी साइटोकाइनिन का ही फॉर्म है लेकिन वो नेचुरल फॉर्म है। आईबीए और आईए दोनों ऑक्सिन्स हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम रिड्यूसेस पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड when oxygen is inadequate for cellular respiration during exercise in muscles of animal cell, व्यायाम के दौरान जंतु कोशिका की मांसपेशियों में कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन अपर्याप्त होने पर कौन सा एंजाइम पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में अपचयित कर देता है? तो वो एंजाइम होता है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वो एंजाइम है जो इस कन्वर्जन को प्रमोट करेगा। और ये कब होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम, बिना ऑक्सीजन के, यहाँ लिखा हुआ है जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और वहां पर जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा होगा? आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज ये था आज का हमारा बहुत इजी सा और बहुत एनसीईआरटी बेस्ड पेपर। बहुत सिंपल था। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए एंड कीप रॉकिंग जस्ट लाइक दिस। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।